Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already covered about almost section 12, 13 and 14 that is relating to exclusion of time in legal proceeding, exclusion of time in cases where leave to sue or appeal as a pauper. और 14 में हम बात कर रहे थे एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट्स विदाउट जुरिडिक्शन, जो रिटर्न ऑफ प्लेंट वगैरह हम करते हैं उससे रिगार्डिंग ये आप इसे डिस्कस कर सकते हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। मान लीजिए आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन कम्यूट कर रहे हो तो कब से माना जाएगा? एप्लीकेशन और सूट की बात हो रही है, ये फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात हो रही है। तो पहली चीज इसमें सूट है और एप्लीकेशन है। इट डजंट अप्लाई ऑन अपील्स, ये अपील पर अप्लाई नहीं होगा। द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज बीन स्टेड बाय द इंजंक्शन और ऑर्डर। मान लीजिए कोई एग्जीक्यूशन है या आपने कोई सूट फाइल किया, उसको भी स्टे कर दिया गया है। स्टेट किस लिए कर दिया गया है? वेदर इंजंक्शन और ऑर्डर, कोई भी इंजंक्शन दिया उसकी वजह से स्टे किया है, ऑर्डर की वजह से। द टाइम ऑफ द कंटिन्यूअंस ऑफ द इंजंक्शन और ऑर्डर, द डे ऑन विच इट वॉज इश्यूड और मेड एंड द डे ऑन विच इट वॉज विथड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड। यानी कि जो डे इशू किया गया, जिस दिन इंजंक्शन और ऑर्डर में स्टे इशू किया गया और जिस दिन वो विड्रॉन किया गया, दोनों को एक्सक्लूड किया जाएगा। उनके बीच के टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से स्टे है। यहाँ पर स्टे के मैटर में जितने टाइम तक वो स्टे रहेगा उतने टाइम तक आपको क्या मिलेगा? वो टाइम जो है वो आपका सस्पेंड नहीं होगा। अगर हम बात करें सेक्शन 15 क्लॉज 1 की, एक तरीके से सेफगार्ड प्रोवाइड करता है उस व्यक्तियों के इंटरेस्ट के लिए जो इंजंक्शन या ऑर्डर की वजह से कोर्ट में अपने राइट और सूट को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो ये राइट उन्हें दिया गया है। अगर हम बात करें वर्ड स्टे की, अगर हम इस वर्ड स्टे की बात करते हैं, स्टे का क्या मतलब है? अगर हम बात करते हैं तो स्टे का मतलब ये होगा कि इंजंक्शन और ऑर्डर के रेफरेंस में है, इसमें किसी प्रकार की डिजेबिलिटी नहीं है आपकी कि आप डिजेबल हो चुके हो, डिजेबल नहीं हो आप किसी भी चीज के लिए। तो ये क्या है? स्टे की बात कर रहा है कि किसी भी प्रकार से आप डिजेबल नहीं हो और आपको सिर्फ एक स्टे मिला हुआ है कोर्ट से, तो वो टाइम जो आपका रिमूव हो जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। कोई भी पार्टी अगर सेक्शन 15(1) का अगर बेनिफिट लेना चाहती है कि जो पहले जो ऑर्डर था उसने उसको रिस्ट्रेन कर दिया था, तो वो जो है ऑर्डर के लिए वो प्रेयर भी करेगी साथ के साथ अपनी उस सूट या जो भी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन होगी। तो ये तो था हमारा सेक्शन 15(1) जो बात करता है स्टे और इंजंक्शन और ऑर्डर की। तो अगर हम इसको साथ में इस कंसेप्ट को समझें तो ये कंसेप्ट जो है सेक्शन 470 जो सीआरपीसी का है क्लॉज 1, वो भी सेम प्रोविजन की बात करता है। इनकी सिमिलर प्रोविजन जो है सीआरपीसी में भी मेंशन किया गया है, तो आप वो भी साथ साथ इसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें जो बात की गई है ना, वो इंजंक्शन एक्सप्रेस होना चाहिए। एक्सप्रेस का मतलब है कि कोर्ट ने ओरली अगर कुछ कह दिया तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, बल्कि जो एक्सप्रेस फॉर्म में कोर्ट ने एक ऑर्डर में आपको लिख के दिया है, उस ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पर काउंट होगी। तो जो एक्सप्रेस इंजंक्शन होना चाहिए। अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड क्या कर रहे हैं? कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और विच नोटिस हैज बीन गिवन। जहां यहाँ पर नोटिस की बात हो रही है, नोटिस किन मामलों में दिया जाता है? नोटिस दिया जाता है, अगर हम देखें सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी की बात करें, उसमें क्या है? किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट है, उसको अगर आप उसके अगेंस्ट आप सूट फाइल कर रहे हो तो उसमें आपको नोटिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये कहता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, कोई भी सूट की बात हो रही है, विच नोटिस हैज बीन गिवन, जिसमें नोटिस दिया गया है, और फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जो है रिक्वायर्ड है। मान लो उस सूट को फाइल करने में जो गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन है वो चाहिएगी, और एनी अदर अथॉरिटीज रिक्वायर्ड, या किसी और अथॉरिटी की उसमें रिक्वायरमेंट है, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है जिसमें एक नॉर्मल ले लीजिए, आर्मी के बंदे को अगर हम बुलवाते हैं 130 सीआरपीसी के अंदर कि वो डिस्पर्स करेगा लोगों को, तो उस मामले में उनके खिलाफ जो अगर कोई एक्शन लेना पड़ता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें कंसेंट चाहिए होती है। तो वही बात कह रहे हैं कि या तो नोटिस दिया गया है
और प्रीवियस कंसेंट ऑफ सैंक्शन गवर्नमेंट की और एनी अथॉरिटी जो रिक्वायर्ड है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द पीरियड ऑफ सच नोटिस, क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ सच नोटिस और एट द केस में बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सच कंसेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। कहने का मतलब है 15(2) बात कर रहा है कि इसकी इंटेंशन यही है कि जहां पर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बनता है किसी भी व्यक्ति का कि पहले वो नोटिस देगा, और अगर हम सेक्शन 80 की बात करें सीपीसी की, अकॉर्डिंग टू मी 60 डेज की नोटिस की बात होती है वहां पर कि 60 दिन का नोटिस जो है दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो पीरियड की बात हो रही है, सच नोटिस जो पीरियड की बात हो रही है, एट द केस में बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग, वो जो पीरियड है वो सर्विस ऑफ द नोटिस एंड एक्सपायरी ऑफ द टाइम, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। इसको अगर हम विद एग्जांपल अगर थोड़ा सा समझें तो मान लीजिए लेट अस अज्यूम, आज एक मान लेते हैं कि हम 1 तारीख है 1 मार्च 2020 को क्या किया गया, नोटिस दिया गया, ठीक है, भेजा गया नोटिस। नोटिस भेजने के सबसे पहले एक नोटिस भिजवाते हैं जिसे लीगल नोटिस बोला जाता है। ये हो गया एक तरीके से आपका लीगल नोटिस। लीगल नोटिस भिजवा दिया 1 मार्च को आपने वकील के थ्रू भिजवाया, लेकिन वो जब पहुंचेगा मान लो वो पहुंचा है 4 मार्च को, और उस नोटिस का टाइम होता है सेक्शन 80 के तहत अकॉर्डिंग टू मी 60 डेज का टाइम होता है। तो 4/3/2020 से लेके अब यहाँ पर आ जाएगा 4/5/2020 तक का। ये जो 2 महीने का टाइम होगा इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है। नोटिस दिया गया है, लीगल नोटिस है, इसको एक्सक्लूड किया जाएगा। ये टाइम जो है यहां से काउंट नहीं होगा। इसी तरीके से सेम सैंक्शन की बात है, यहाँ नोटिस की जगह आप सैंक्शन मान लीजिए, तो यही सेम प्रोसीजर है जो सैंक्शन के बिहाफ में भी अप्लीकेबल होता है। तो ये है हमारा कंसेप्ट क्लोज 2 का। क्लोज 2 यही बात करता है। फिर एक्सप्लेनेशन कहता है इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायरिंग फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी ऑन द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन वाज मेड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन एंड द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और अथॉरिटी शैल बोथ बी काउंटेड। तो यहाँ पर जो यूज किया गया है ना, जिस दिन वो एप्लीकेशन मेड की गई उसी दिन से काउंट होगा। मान लो नोटिस में तो सर्व की बात होती है, नोटिस में हम इसमें क्या लेते हैं, नोटिस में नोटिस तो होता है सर्व। अगर हम बात करते हैं नोटिस की तो नोटिस बात करता है सर्व की, कि नोटिस पहले क्या होना चाहिए, सर्व होना चाहिए। बट एप्लीकेशन तो है वो जिस दिन बनाई गई है एप्लीकेशन उसी दिन से तो काउंट होगा, एप्लीकेशन मेड से ही टाइम पीरियड काउंट हो जाएगा। ये है हमारा क्लोज 2। अब अगर हम बात करते हैं इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, क्लोज 3 की अगर हम बात करें कि आपने कंप्यूट करना है जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन है फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन के लिए, सूट और एप्लीकेशन की बात ये कर रहा है उन दोनों के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए, डिक्री बाय एनी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर अपॉइंटेड। रिसीवर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट बन जाता है तो उस मामले में रिसीवर अपॉइंट किया जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी का सारा लेखा जोखा लेके आए। और बाय एनी लिक्विडेटर या किसी लिक्विडेटर को वहां पर अपॉइंट करेंगे, प्रोविजनल लिक्विडेटर भी हो सकता है। किसी कंपनी के मामले में कोई कंपनी वाइंड अप हुई है तो उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, और जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हुआ है उसके लिए रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट, द पीरियड बिगिनिंग डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच रिसीवर शैल बी एक्सक्लूडेड। देखिए ये क्या कह रहा है हमारा, हम बात करते हैं सेक्शन, हम अगर बात करें इस क्लोज 3 की तो ये बात कह रहा है कि अगर नॉर्मल कोई इंसॉल्वेंट का मैटर है, एक इंसॉल्वेंट का मतलब है एक वाइंडिंग ऑफ है, वाइंडिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। इंसॉल्वेंट के मैटर में रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, सेक्शन ऑर्डर 40 है सीपीसी का, और इसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, लिक्विडेटर। तो कहता है जिस दिन अपॉइंट किया, मान लो रिसीवर अपॉइंट किया 1/4/2020 को और लिक्विडेटर अपॉइंट किया 1/4/2020 को,
तो इसके बाद 3 महीने का टाइम मिलेगा, 3 मंथ का जो टाइम है दैट शैल बी एक्सक्लूडेड, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। ये बात कर रहा है हमारा क्लॉज 3, एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो ये क्लॉज 3 बात करता है, तो इसको आप माइंड में रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे क्लॉज 4 की। क्लॉज 4 कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट फॉर पोजेशन, पोजेशन का सूट फाइल किया गया है बाय परचेजर के द्वारा, जिसने मकान परचेज किया है पोजेशन के लिए उसने सूट फाइल किया है। यानी कि एक सेल डीड हुई उसमें जिसको पोजेशन, मकान मालिक जो है वो मौजूदा टाइम उसको जो पोजेशन चाहिए, एट द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री के टाइम पर, द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज बीन प्रोसीडेड। मान लीजिए वो सेल के रिगार्डिंग जो टाइम है सेट असाइड किया गया है उस सेल को, तो उसको क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये बात कर रहा है हमारा क्लॉज 4। तो इतना ज्यादा कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है, नॉर्मल है कि एक सेल डीड हुई उसमें पोजेशन के लिए उसने कोर्ट में सूट फाइल किया और जो सेट असाइड करा गया वो प्रोसीडिंग के दौरान का जो टाइम है वो सारा क्या है प्रोसिक्यूशन में, उसको फिर आगे एक्सक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है एंड फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, अब्सेंस ऑफ डिफेंस की बात हो रही है कि अब मान लो वो डिफेंस दे ही नहीं सकता। अगर हम सेक्शन 15 क्लॉज 5 की बात करें तो अब्सेंट फ्रॉम इंडिया का मतलब ये नहीं है कि डिफेंडेंट जो है जब कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वो इंडिया में था तो उसको जो आप ये नहीं कहोगे अब्सेंट फ्रॉम इंडिया। मान लीजिए कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है, कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ 1 मार्च को, उस दिन डिफेंडेंट यहां पर इंडिया में था। ठीक है, ये कह रहे हैं उस टाइम कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, उस दिन की बात नहीं है कि वो इंडिया में था या नहीं था, लेकिन जब अक्रू हुआ जहां से उसका राइट अराइज हुआ उस टाइम से वो बाहर है। अगर उस टाइम से वो बाहर है तो वो एब्सेंट फ्रॉम इंडिया ही माना जाएगा और उसका जो पीरियड मान लो 4 महीने है, 5 महीने है, 6 महीने है, तो उतना टाइम जो उसका एक्सक्लूड समझा जाएगा। अगर हम सेक्शन 15 क्लॉज 5 की बात करें, रेफरेंस अगर दें कि एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट का मतलब जो है नॉट टू दैट ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के लिए नहीं है। प्लेंटिफ जो है वो अपने ये जो राइट है ये डिफेंस के लिए है, ये अब्सेंस ऑफ डिफेंस की बात हो रही है, डिफेंडेंट की, अब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट की बात हो रही है, ये बात हो रही है डिफेंडेंट की, साफ तौर पे मेंशन है यहाँ पर। प्लेंटिफ अगर अब्सेंस है तो उसका कोई इश्यू नहीं है, प्लेंटिफ जो है अपने अटॉर्नी के थ्रू जो है केस फाइल कर सकता है। ये स्पेशली बात हो रही है डिफेंडेंट की, जिसको माइंड में रखना। डिफेंडेंट का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसका खुद का डिफेंस का राइट हो या उसकी जगह कोई एजेंट जो उसके बिहाफ में वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है, तो उन दोनों मामलों में वो डिफेंडेंट का राइट माना जाएगा। अगर हम सूट की बात करते हैं पार्टनर्स में और मान लो कोई भी एक पार्टनर है वो बाहर है इंडिया से, तो भी ये कहा गया है कई मैटर्स में कि वो जो टाइम है जो पार्टनर बाहर है उसके लिए जो है ये लिमिटेशन मिल जाएगा। मान लीजिए, इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ तभी कुछ पॉइंट्स क्लियर होगा। अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं, स्पेस यहाँ पर, स्पेस यहीं पे समझा देती हूँ, बाद में इसको रब कर लेंगे हम। देखिए, एक नॉर्मल सी सेंस है, नॉर्मल समझने वाली बात है कि आपने, एक आदमी है ए, उसने कोई पार्टनरशिप है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर पार्टनर है बी, सी, डी और ई। ए क्या करता है, इन सभी के खिलाफ, वो पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ सूट फाइल करता है। जब वो सूट फाइल करता है, ये बी जो है वो आउट ऑफ इंडिया है, कितने टाइम तक, 5 महीने तक, ठीक है, 5 मंथ्स के लिए। ए का सूट जो एंटरटेन होगा इन तीनों के खिलाफ, लेकिन बी को जो है, बी शैल हैव, शुड हैव ग्रांटेड, शुड हैव ग्रांटेड एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम,
उसको एक्सक्लूजन ऑफ टाइम मिलेगा, उसको ग्रांट मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बी सी डी ई 4 पार्टनर्स है, एक पार्टनर के खिलाफ जो अभी केस नहीं चलेगा, सूट नहीं चलेगा, वो आएगा तब से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, लेकिन बाकियों के लिए वो कंटिन्यू रहेगा। ये बात कर रहा है हमारा क्लॉज 3। ये तो हो गया हमारा क्लॉज 3। अब हम बात करते हैं सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 क्या बात करता है? सेक्शन 16 ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द अप्रूवल ऑफ द राइट टू सू। क्या इफेक्ट हो जाएगा? मान लो किसी की डेथ हो गई है, उस दिन हुई है जिस दिन राइट टू सू एक्रू हो रहा है, या उस दिन हुई है जब राइट टू सू एक्रू नहीं हुआ था लेकिन होने वाला था। क्या कह रहा है कि वेयर अ पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग, अगर वो जिंदा होता तो उसका एक राइट होता सूट इंस्टीट्यूट करने का और एप्लीकेशन जो है डालने का। डाइज बिफोर द राइट, कहाँ कब मर जाता है वो? राइट अक्रू होने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। और वेयर राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट, जहां इंस्टीट्यूट करने का राइट है उसका एक एप्लीकेशन का जो राइट है। अक्रू ओनली द डेथ ऑफ ए पर्सन, या मान लो उसकी डेथ होने पर ही वो राइट अक्रू हो रहा है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम वेयर एल आर और द डिसीज कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि जहां पर एल आर जो है वो कैपेबल हो जाएंगे। कैपेबल का यहाँ पर मतलब है कि सेक्शन 6 की जो डिसेबिलिटी है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर हम सेक्शन 16 को समझें नॉर्मल सेंस में, तो ये वो जनरल प्रिंसिपल बताता है कि लिमिटेशन जो है वो रन नहीं हो सकता जब तक कि कोई व्यक्ति ना हो जो अभी सू कर सकता है, जो सूट फाइल कर सकता है, या जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी बात को समझें तो कॉज ऑफ एक्शन तब तक अराइज नहीं हो सकता जब तक उस व्यक्ति को सूट फाइल करने का राइट ना हो। अभी बात कर रहे हैं ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज कैपेबल। कैपेबल के लिए जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी जो है सूट्स और एप्लीकेशन पर अप्लीकेबल होता है, अपील पर अप्लाई नहीं होता। अगर हम क्लोज 2 की बात करें, क्लोज 2 कहता है वेयर अ पर्सन अगेंस्ट हुम, एक व्यक्ति अगेंस्ट हुम की बात है। यहाँ हु वुड है, ये प्लेंटिफ के लिए है, ये अगेंस्ट हुम की बात है डिफेंडेंट के लिए। ही वर लिविंग राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन वुड हैव बीन अक्रू डाई बिफोर द राइट एक्रूज, और वही सेम चीज है कि वो क्या कर सकता था? पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम एंड एल आर जो है डिसीज के अगेंस्ट होम, जिसके खिलाफ द प्लेंटिफ में इंस्टीट्यूट। अगेंस्ट होम आ गया ना यहाँ पर, ये डिफेंडेंट की बात कर रहा है। ऊपर वाला जो है वो प्लेंटिफ की बात कर रहा है, नीचे वाला डिफेंडेंट की बात कर रहा है। इसको मैं आगे थोड़ा और समझाती हूँ कि कहने का मतलब है कि ये जो प्रोविजन है ना आपका, मैं लिखवा देती हूँ, अगर आप इसको बेयर रीडिंग भी लेते हो तो बाद में आपको माइंड में रहेगा। ये है प्लेंटिफ के लिए, ठीक है, ये है डिफेंडेंट के लिए। कहने का मतलब है कैपेबल का मतलब यहां पर है कि जो सेक्शन 6 जो है ना जिसमें डिसेबिलिटी की हमने बात की है वो जो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है और डेथ होने से पहले उसका राइट एक्रू हो रहा था, या डेथ वाले दिन उसका राइट एक्रू हुआ, तो उसके बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो जो है डिसीज के, वो अब इंस्टीट्यूट कर पाएंगे सूट और उसकी एप्लीकेशन लगा पाएंगे। तो कहते हैं कि जो पीरियड जो है वो उसी टाइम से कंप्यूट किया जाएगा जिस टाइम वो पूरी तरह से योग्य होंगे, कैपेबल होंगे सूट फाइल करने के लिए। इसी तरीके से डिफेंडेंट की बात हो रही है। नथिंग इन सब सेक्शन 1 और 2 अप्लाई टू सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का जो राइट हम सेक्शन 9 में मैंने डिस्कस करवाया था, प्रीएम्पशन का राइट है, या सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, या हेरिडेटरी ऑफिस की बात है। तो उन मामलों में हेरिडेटरी ऑफिस का मतलब है जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई किसी को राइट मिल रहा हो। जैसे सालासर मंदिर की हम बात करते हैं तो सालासर मंदिर का आगे हेरिडेटरी ऑफिस ही है वो। तो कह रहे हैं कि प्रीएम्पशन सूट फॉर पोजेशन और रिमूवल प्रॉपर्टी ऑफ हेरिडेटरी ऑफिस के मामले में यहाँ पर ये जो राइट है वो एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों सेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी उन कमेंट का आंसर देने का और आपके डाउट्स को क्लियर करने का। और आप रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि जैसे ये कोरोना वाला इश्यू बढ़ रहा है ना, तो इस इश्यू में ये है कि अब आपको टाइम भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप अपनी तैयारी भी अच्छे लेवल पर कर सकते हो। आई होप आपने एंजॉय कर लिया होगा। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए
जिससे फर्दर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कोरोना के इस टाइम में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।